अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होता है, ये हुआ हमारा आपतित किरण। जब प्रकाश किरण समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ, ये पॉलिश्ड सरफेस है, उस चमकदार पृष्ठ पर आपतित होता है तो टकराकर उसी माध्यम में वे वापस लौट आता है। ये देखिए, ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक, तो ये आपतित हुआ, टकराकर परावर्तित हुआ, इस आपतन बिंदु पर एक हमने अभिलंब खींचा BD। ठीक, तो जब प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये है आपतित किरण आपका AB, BC है परावर्तित किरण, PQ चमकदार पृष्ठ है, BD हमारे पास हो गया अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। ठीक, ये अब बात करते हैं परावर्तन के नियम की। परावर्तन के नियम की अगर हम बात करें तो पहला नियम तो यही है कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये नॉर्मल यानी अभिलंब हमारे पास है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों सदैव एक ही तल पर होते हैं। ठीक, ये परावर्तन के नियम हैं। अब बात करते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के दो प्रकार हैं, नियमित और अनियमित। नियमित अर्थात समतल सतह से, ये समतल सतह से होने वाला परावर्तन क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। ठीक, और इसी प्रकार खुरदरे पृष्ठ या अनियमित सतह, जैसे ये अनियमित सतह हमारे पास है, तो अनियमित सतह से जो होने वाला परावर्तन है ये हमारे पास कहलाता है क्या? अनियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, परावर्तन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश का जो वेग है, तरंग दैर्घ्य है और आवृत्ति अपरिवर्तित रहते हैं। वेग, तरंग और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि तीव्रता जो होती है वो पृष्ठ की प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होती है। तीव्रता किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ की प्रकृति पर। वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता है। इसी प्रकार यदि प्रकाश किरण किसी सतह पर अभिलंबवत आपतित होता है, ये सतह हमारे पास इस पर अभिलंबवत आपतित होता है, तो अपने आपतित पर ही वापस लौट जाएगा, क्योंकि I किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। तो जितने कोण से आपतित हुआ उतने ही कोण से परावर्तित हो जाता है। और यदि परावर्तन दृढ़ सिरे से होता है तो पाई का कलांतर हो जाता है। कला यानी क्या होता है? किसी क्षण पर किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता की बात करता है। किसी क्षण पर कोई कण कब कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में कौन बताएगा? कला यानी फेस। ठीक, तो अगर परावर्तन हो रहा है दृढ़ सिरा से तो कितने का? कला पाई से परिवर्तित होती है, और इसे कहा जाता है स्टोक का नियम कहा जाता है। अब बात करते हैं कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत अमान्य क्यों हुआ। पहला चीज़ तो ये था, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इनकी व्याख्या ये नहीं कर सकता, इसलिए कणिका सिद्धांत को अमान्य करार दिया गया। ये सिद्धांत कहता है कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है वो विरल माध्यम में प्रकाश के वेग से अधिक होता है, जबकि परिणाम उल्टे। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है और विरल माध्यम में अधिक होता है, और इन्होंने उल्टा बताया। प्रकाश स्रोत से निरंतर असंख्य कणिकाएं निकलती रहती हैं, अतः प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान कम हो जाना चाहिए, किंतु यथार्थ में ऐसा नहीं है ना। प्रकाश स्रोत से भी लगातार असंख्य कणिकाएं निकल रही है तो द्रव्यमान में कमी होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अमान्य हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग को प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर होना चाहिए। प्रकाश के वेग को प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन प्रकाश का जो वेग है भैया वो तो ताप से स्वतंत्र होता है, उस पर निर्भर कभी भी नहीं करता। इसके अलावा एक और कारण था इसमें, इनका ये कहना था कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो वहाँ पे प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो आकर्षण बल कार्य करता है, जबकि ऐसा कोई प्रायोगिक आधार नहीं। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से न्यूटन का कणिका सिद्धांत अमान्य हुआ। अब बात करते हैं हाइगन के तरंग सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु। हाइगन ने कहा था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और ये तरंगे सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग, प्रकाश का वेग कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। ये हाइगन का कहना है।
संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है और यह ईथर भारहीन और समांगी होता है। विभिन्न रंगों का आभास तरंग दैर्घ्य में अंतर के कारण होता है। तरंग दैर्घ्य में अंतर होने के कारण हमको अलग अलग रंगों का आभास होता है। प्रकाश को उन्होंने अनुदैर्घ्य तरंग माना था, लेकिन ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए उन्होंने इसे क्या माना? अनुप्रस्थ माना। तो कुछ पॉइंट्स है हाइगन के तरंग सिद्धांत से, लेकिन वो क्या कमियां थी जिसकी वजह से ये अमान्य हुआ? पहला तो यही, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या ये नहीं कर सकता, और दूसरा था कि ईथर को इन्होंने माध्यम की तरह लिया, जबकि प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो गया कि इस काल्पनिक माध्यम की कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से ये सिद्धांत भी अमान्य करार दिया गया। ठीक, ये कुछ प्रकृति है प्रकाश की जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर दिया, लेकिन वर्तमान में द्वैती प्रकृति का सिद्धांत ही प्रचलित है। अब हम आगे देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में। प्रकाश की प्रकृति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग खोज कार्य किए हैं। उनमें सबसे फेमस है 17वीं शताब्दी में न्यूटन का दिया हुआ कणिका सिद्धांत और हाइगन का तरंग सिद्धांत। ठीक, न्यूटन के कणिका सिद्धांत की बात करें तो उनका कहना था कि जो प्रकाश है वो असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ठीक, हाइगन का तरंग सिद्धांत कहता है कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है। उनमें कुछ खमियां थी, उसको दूर करते हुए मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत आया। उन्होंने कहा प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसके लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। उनकी जो कमियां थी उनको प्लांक के क्वांटम सिद्धांत ने दूर किया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में मिलता है, जिन्हें फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। लेकिन वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है डी ब्रॉगली का द्वैती प्रकृति का सिद्धांत। प्रकाश कभी कण की भांति व्यवहार करता है तो कभी तरंग की भांति, यानी कभी उसकी प्रकृति कण की है, कभी उसकी प्रकृति तरंग की है। ठीक है, ये कहना था द्वैती प्रकृति के सिद्धांत का। ठीक, अब न्यूटन के कणिका सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु किस प्रकार से थे? उनका कहना था कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म और हल्के कण निकलते रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कणिकाएं, कॉर्पस्कुलर थ्योरी जिसको बोलते हैं। तो प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म और हल्के कण निकलते हैं, इन कणों को हम क्या कहेंगे? कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, और ये जो कणिकाएं होती हैं समांगी माध्यम में सरल रेखा में निश्चित वेग से चलती है, और जैसे ही इनका माध्यम बदलता है, माध्यम बदलने पर उन कणिकाओं का वेग भी बदल जाता है। विभिन्न रंगों का जो बोध है वो कणिकाओं के विभिन्न आकार के कारण होता है। रंगों का जो हमको बोध हो रहा है वो कणिकाओं के विभिन्न आकार, जो बाद में तरंग दैर्घ्य की तरह परिभाषित हुआ था, कणिकाओं के विभिन्न आकार के कारण होता है। और जो प्रकाश का आभास है वो कणिकाओं के रेटिना से टकराकर रेटिना को जब ऊर्जा संप्रेषण किया जाता है तब हमको होता है। ये प्रमुख बिंदु थे न्यूटन के कणिका सिद्धांत के।